हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीआई ग्रेड बी प्रीमियम कोर्स। आरबीआई ग्रेड बी के इस वीडियो में मैं आपको एक इकोनॉमिक इशू पढ़ाऊंगा करंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी लिस्ट दी है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। ये लिस्ट क्या होती है, कैसे डिटरमाइन होती है और कौन कौन से बैंक हैं, क्या बकेट क्या होते हैं, किस किस बैंक को कौन से बकेट में रखा है और बकेट के साथ क्या कंडीशन एसोसिएटेड होते हैं। राइट, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन बैंक ऐसे हैं भारत के जिन्हें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा है, क्योंकि ये बैंक हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी बैंक फेल हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी क्रैश भी हो सकती है। देखिए, आप ये समझिए पहले कि ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, कुछ बैंकों को ये स्टेटस देने की ज़रूरत ही क्या है? जैसे चल रहा है चलने दो, ये बैंक तो तब भी काम करते रहेंगे। ज़रूरत ये है क्योंकि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो वास्तव में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2008 में जो रिसेशन आया था, जब 2008 में रिसेशन आया था तब जैसे लीमन ब्रदर्स जो है वो फेल हो गया था, ऐसे ही और भी उस समय के बैंक जो हैं वो फेल हो गए थे। तो एक दो बैंक फेल होने की वजह से ही एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक फेल होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उस वजह से रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, फेल हो सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए वैसे तो आरबीआई का मेन काम क्या है? हमारे बैंक्स को बचा के रखना, हमारे बैंक्स को सॉल्वेंट रखना। राइट, इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए बैंक्स में, बैंक्स डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल भी आरबीआई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएं या डिफॉल्ट कर जाएं। तो वो हैं ये तीन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों प्राइवेट हैं। राइट, तो दो प्राइवेट और एक सरकारी बैंक ऐसा है भारत का जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो सर्कुलर आया था ये 28 दिसंबर को आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पे आरबीआई ने 2023 के लिए बताया कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हमारे कौन कौन से हैं। और ये बकेट वगैरह ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बकेट क्या होते हैं और बकेट में क्या क्या चेंजेस किए गए। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 2008 में जो हुआ रिसेशन आया, वो एक दो बैंक फेल हुए, बड़े बड़े लीमन ब्रदर वगैरह इस तरह के, और उन्हीं की वजह से फिर वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। राइट, तो कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं? तो देखो, आप ये तो जानते हो कि बेजल 3 नॉर्म्स हैं। बेजल 3 नॉर्म्स का क्या काम है? जितने भी बेजल नॉर्म है उनका क्या काम है? बेजल 1, बेजल 2, फिर बेजल 3 आए, इनका काम भी वही है कि आप हमारे जो बैंक है उनको पिटने से बचाओ। अब ये बेजल नॉर्म कौन लेकर आया था? बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी बीसीबीएस। तो बीसीबीएस भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है ग्लोबल, उनको डिक्लेयर करती है, जिन्हें आरबीआई जीएसआई भी बोलता है, यानी ग्लोबल ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। लेकिन इंडिया में जो होते हैं हम उन्हें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। तो दो तरह के सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, एक जो ग्लोबल, जिन्हें बैंकिंग कमेटी ऑन बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन डिक्लेयर करती है, और एक डोमेस्टिक जिन्हें आरबीआई डिक्लेयर करता है। राइट, तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो ये ऐसे होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बताती हैं कि कोई बैंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे उसका साइज़, लेकिन सिर्फ साइज़ ही काफ़ी नहीं है। राइट, साइज़ मतलब उस बैंक के एसेट्स कितने हैं, इसको बोलते हैं साइज़। जैसे फॉर एग्जांपल वो बैंक कितना लोन दे रहा है, उस बैंक में डिपॉजिट कितने हैं, ये सब। तो उस बैंक के एसेट्स कितने हैं। क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटी, इस पे मैं आऊँगा बाद में। क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटी मतलब कि फॉर एग्जांपल, ये ग्लोबली बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है? जैसे कितने कंट्रीज जो हैं, क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन। तो क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटी मतलब कि वो कितने कंट्रीज में उसका प्रभाव है। राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कंट्री में रिसेशन आ जाए तो फिर कई कंट्रीज में रिसेशन आ सकता है। जैसे हमने देखा अमेरिका में जब रिसेशन आया तो फिर उसके बाद उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यूरोप में देखने को मिला। कॉम्प्लेक्सिटी, वो जो बैंक है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। राइट, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस बताता है। जितना कॉम्प्लेक्स एक बैंक होता है, तो द ग्रेटर या द मोर कॉम्प्लेक्स अ बैंक इज, द ग्रेटर आर द कॉस्ट एंड टाइम नीडेड टू रिजॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स। एक बैंक जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रिजॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस बैंक में प्रॉब्लम ही ना आए। राइट, लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी, वो जो बैंक है किसी दूसरे बैंक से आसानी से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब होता है कि एक जो बैंक है वो कितने दूसरे बैंकों से कनेक्टेड है, कि अगर एक बैंक फेल हो रहा है तो
जो दूसरे बैंक हैं क्या उसकी वजह से वो तो फेल नहीं हो जाएंगे? तो वो आपस में जो है, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक के एसेट्स कई बार होल्ड करके रखता है, तो अगर एसबीआई मान लो फेल हो जाता है तो एसबीआई के पास बहुत सारे बैंक्स के एसेट्स हैं, तो वो बैंक भी फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेडनेस कितनी है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन सा है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो जैसा मैंने आपको बताया, हमने जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, खासतौर पे 2008 में आया, तो कोविड के टाइम पे हमने देखा, उस समय भी काफ़ी सारे बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए थे। तो हमने ये देखा कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वो इसी वजह से आता है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जब फाइनेंशियल सिस्टम की फंक्शनिंग में किसी भी तरह से रुकावट आती है तो वो पूरी इकोनॉमी जो है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी कि हम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक को डिक्लेयर करें। तो ये बैंक्स को हम कई बार ये भी बोलते हैं टू बिग टू फेल। ये बैंक इतने बड़े हैं कि हम इन्हें किसी भी कीमत पे फेल नहीं होने दे सकते, राइट? तो ग्लोबली जब मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया 2008 में रिसेशन आया था, तो 2010 अक्टूबर की बात है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसने रेकमेंड किया था, हर कंट्री को कहा था, जितने भी मेंबर कंट्री हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के, कि आप एक ढांचा लेकर आओ, आप एक फ्रेमवर्क लेकर आओ, जिससे हम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें रिस्क को कम कर सकें। ठीक है, 2010 में ये पहली बार कहा गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा। उसके बाद बैंक जो बेजल कमेटी थी बैंकिंग सुपरविजन के लिए, जिसको बोलते हैं बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो नवंबर 2011 में एक ढांचा लेकर आई थी और उसने ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो हैं उनको डिक्लेयर किया था कि ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं। और उसी के बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो हैं उनको डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। जब ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर करने स्टार्ट हो गए बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा, उसके बाद फिर आरबीआई ने कहा मैं भी, क्योंकि भारत भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का मेंबर है, तो उस सबको कहा गया, क्योंकि भारत में भी तो बेजल 3 नॉर्म्स और ये सब हम अप्लाई करते हैं, भारत में भी तो हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो हमने भी, आरबीआई ने भी फिर कहा ठीक है हम भी अब DSIB स्टेटस दिया करेंगे। अब एक एक करके मैं सारे फैक्टर आपको बताता हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आरबीआई कंसिडर करता है एक बैंक को डिक्लेयर करने के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बात करते हैं साइज की। ठीक है, साइज देखिए, बैंक जो है ना उनका जो साइज है वो भारत के 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, भारत का जीडीपी कितना है? भारत का जीडीपी है अभी $3.5 ट्रिलियन। और आप ये देखिए खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, $3.5 ट्रिलियन हमारा जीडीपी आज के टाइम में। सरकार ऐसा कहती है हमें 5 ट्रिलियन का बनना है पहले, फिर हम 10 ट्रिलियन का बनेंगे, फिर जो भी बनेंगे, लेकिन अभी तो 3.5 ट्रिलियन है। हम 3.5 ट्रिलियन का 2% निकाल लो, 3.5 ट्रिलियन कितना होता है? 3.5 ट्रिलियन मतलब $3500 बिलियन। आप इसका 2% निकाल लो इंटू 2/100, तो ये हो गया 7000/100 यानी $70 बिलियन। $1 बिलियन कितना है? अगर मैं डॉलर की वैल्यू 80 रुपये मानूं तो $1 बिलियन हो गया 8000 करोड़। तो $70 बिलियन कितना हो गया? 70 इंटू 80 यानी कि 56 और आगे आप ये जीरो लगा दो, यानी लगभग 5.5 लाख करोड़। चलो डॉलर की वैल्यू 85 मान लेते हैं तो भी ये 6.5 लाख करोड़ के आसपास मान लेते हैं। चलो राउंड अप कर देता हूं, 7 लाख करोड़। ठीक है, यानी अगर कोई हमारा भारत का बैंक है जिसके एसेट 7 लाख करोड़ से ज्यादा हैं तो उसको आरबीआई कंसिडर करेगा क्या? DSIB स्टेटस देने में। लेकिन याद रखिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी बैंक 7 लाख करोड़ के एसेट लेके बैठा है तो वो DSIB स्टेटस उसे मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो साइज है एसेट्स का उसकी वेटेज सिर्फ 40% है। मैंने आपको बताया 4 फैक्टर होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, 4 फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि DSIB स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने एसेट निकाल लिए, ये देखिए ये बैलेंस शीट है बैंक ऑफ बड़ौदा की। और आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़े बैंक हैं, राइट? इनके एसेट्स जो हैं 7 लाख करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने लेटेस्ट बैलेंस शीट निकाल ली, और आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाइए, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, ये सब पब्लिक डोमेन में है ये नॉलेज। और आप यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये देखिए एसेट्स। तो जो टोटल एसेट हैं ये देखिए, ये है फाइनेंशियल ईयर 23 जब खत्म हुआ था, तो पहला वाला जो कॉलम है ये फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। तो अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एसेट हैं वो 14.5 लाख करोड़ है, 14.58 लाख करोड़।
यानी 2% तो छोड़िए, ये तो भारत के 4% जीडीपी से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 2% ऑफ द जीडीपी हो गया लगभग 7 लाख करोड़। तो लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा डीएसआईबी स्टेटस उसे नहीं मिला हुआ। सिमिलरली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी जो एसेट्स हैं भारत के 2% ऑफ द जीडीपी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो डीएसआईबी स्टेटस उसे नहीं मिला हुआ, राइट। तो सिर्फ साइज ही एक फैक्टर नहीं है, मोटी बात ये है, हमें और भी चीज़ें देखनी है। तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या चीज़ें देखता है जब वो डीएसआईबी स्टेटस किसी बैंक को देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे आ जाएगा इस पर आपको, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 चीज़ें देखता है। एक तो साइज देखता है, साइज का वेटेज है 40%, और जो बाकी 3 चीज़ें देखता है उनका वेटेज है 20% ईच। तो हो गया 100। मैं रिपीट करता हूँ, ये एमसीक्यू में आ सकता है। टोटल वेटेज 100 ले लेते हैं, तो साइज को प्रेफरेंस मिलता है 40% का। इंटरकनेक्टेडनेस मैंने आपको बताया था। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना कनेक्टेड है। कि अगर मान लो एसबीआई है, अगर वो फेल हो गया तो फिर उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो बैंक हैं, क्योंकि एक बैंक ने दूसरे बैंक के अंदर भी बहुत सारे अपने एसेट जो होते हैं वो डाले हुए होते हैं। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक में उसने 10% हिस्सा खरीदा हुआ हो, इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कितना इंटरकनेक्टेड है वो, तो 20% वेटेज इसको मिलती है। सब्सटीट्यूटेबिलिटी, वो बैंक क्या हम आसानी से किसी दूसरे बैंक से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? नहीं, राइट। तो किस तरह की सेवाएं, जैसे मान लो मैं अगर एक वैसे बता रहा हूं आपको, फर्ज करिए, एक इमेजिन करिए कि मान लो एसबीआई है और भारत की सरकार एसबीआई का इस्तेमाल करती है अपने जितने भी कर्मचारी हैं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको सैलरी देने के लिए एसबीआई का इस्तेमाल करती है, मान लेते हैं। और एसबीआई अब डिफॉल्ट कर गया, तो हमारी पूरी सिस्टम चरमरा जाएगी। अब किसी नए बैंक के लिए एकदम से पॉसिबल नहीं है कि वो उतना सारा डेटा उसे एब्जॉर्ब करे और सबको पेमेंट करे और वो उस तरह की कंपिटेंसी डेवलप करे। तो ये एक एग्जांपल है सब्सटीट्यूटेबिलिटी। क्या कोई बैंक आसानी से सब्सटीट्यूट हो सकता है, राइट। तो कितना वो हमारी इकोनॉमी में किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह की उसकी रेंज ऑफ सर्विसेज क्या है, वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, किस तरह की सर्विसेज दे रहा है। तो वो है सब्सटीट्यूटेबिलिटी। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया था कि जितना कॉम्प्लेक्स एक बैंक होगा उतनी ज्यादा उसकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वो उतना कॉम्प्लेक्स है तो उसके प्रॉब्लम्स भी फिर उतने कॉम्प्लेक्स होंगे, और अगर वो एक बार फिर डिफॉल्ट हो गया या कुछ भी तो हम उसको रिसरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है साइज को देता है 40% वेटेज, और जो बाकी 3 फैक्टर हैं उन्हें देता है 20% वेटेज। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपको कंपेयर करूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इन दोनों की मेथोडोलॉजी में फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि जो बेजल कमेटी है वो 4 फैक्टर कंसिडर नहीं करती, वो 5 करती है, और 5वां होता है क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी। बाकी 4 सेम है, साइज सेम है, दोनों में है, इंटरकनेक्टेडनेस दोनों में है, सब्सटीट्यूटेबिलिटी दोनों में, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में, लेकिन क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी को भी कंसिडर करता है बीसीबीएस, क्योंकि वो डोमेस्टिक बात नहीं कर रहा, वो ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा है। तो क्रॉस जुरिस्डिक्शन मतलब एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन मतलब होता है उस कंट्री के अंदर। तो ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्री में उसकी प्रेजेंस है, वो कंट्रीज आपस में क्या स्विफ्ट ट्रांजैक्शन या कुछ भी तरह के जो इंटरकनेक्ट वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या वो उस बैंक की मदद से कर रहे हैं, उस बैंक के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना डिपेंड है। जैसे जेपी मॉर्गन, अगर भगवान ना करे जेपी मॉर्गन को कल कुछ हो गया तो आप देखेंगे अमेरिका में रिसेशन, क्या आप समझिए पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब होता है इस बैंक से ग्लोबली। तो क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी कितनी है ये भी कंसिडर करता है बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसको आरबीआई कंसिडर नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, राइट, और बाकी सब सेम है। अब बेजल कमेटी जो है उसने 75 दुनिया के जो सबसे बड़े बैंक हैं उनको ऑटोमेटिकली स्टेटस दिया हुआ है जीएसआईबी का, यानी ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है वो बैंक, जैसे जेपी मॉर्गन या जैसे तो उनको जीएसआईबी स्टेटस मिला हुआ है। 75 दुनिया के जो सबसे बड़े बैंक हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो बेजल कमेटी के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं जीएसआईबी, राइट। और आरबीआई ने तो जो मैंने 3 आपको बताए थे वो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई क्या करता है, मार्च तक का डेटा ले लेता है उस साल का। अब जैसे मार्च 2023 तक का डेटा ले लिया, फिर एनालिसिस करेगा अपना, और फिर 6-7 महीने के अंदर, जैसे अभी 28 दिसंबर को सर्कुलर आया तो इतना टाइम तो लग ही जाता है एनालिसिस करने में, इसीलिए सर्कुलर आया देखिए 28 दिसंबर को। अब मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज़ पे। तो अभी देखिए अभी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों हुआ, क्या ये सब हुआ, तो वो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम एक बेटर पोजीशन में हैं इस सर्कुलर को एब्जॉर्ब करने में।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों को, वो 3 बैंक आपको मैंने बता दिए, ठीक है, एक सरकारी है एसबीआई और 2 प्राइवेट है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। अब ये बकेट सिस्टम मैं आपको बताता हूं। और अब एक बात बताओ, हमारे जो बैंक हैं ये आरबीआई कैसे मेक श्योर करता है कि बैंक हमारे डिफॉल्ट ना करें। अगर किसी बैंक को घाटा हो गया तो जो लॉसेस है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा उसका T1 कैपिटल। समझ में आया? T1 कैपिटल जो कोर कैपिटल होता है बैंक का। और T1 में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है वो कौन सा होता है, क्या वो एडिशनल टीयर 1 होता है या वो CET1 होता है? तो वो होता है CET1 कैपिटल। T1 कैपिटल और T2 दो तरह के कैपिटल होते हैं, ठीक है। जो मेन कैपिटल होता है एक बैंक का, मैंने आपको बताया एक बैंक को 9% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रखना पड़ता है, उतनी कैपिटल होनी चाहिए एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी। तो 9 में से 7% होता है T1 और 2% होता है T2। यहां तक क्लियर है? ये 7 में भी 5.5% होता है CET1 और 1.5% होता है AT1। तो ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एडिशनल टीयर 1 भी इंपॉर्टेंट है, CET1 भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें भी ज्यादा हाई क्वालिटी की कैपिटल कौन सी है जो लॉसेस को तुरंत एब्जॉर्ब करती है, वो है CET1। तो क्या मैं, अगर मुझे ये मेक श्योर करना है कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तो बिल्कुल ही ना पिटें, ठीक है, बाकी बैंक के लिए भी है मेरे पास 5.5% CET1, तो क्या इनके लिए मैं CET1 अगर बढ़ा दूं, CET1 जो कैपिटल है उसकी मैं रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दूं, तो क्या मैं ये मेक श्योर कर सकता हूं कि ये दूसरे बैंकों से और ज्यादा स्टेबल रहे? यस, कर सकता हूं, ठीक है। और कितनी वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये डिपेंड करता है ये बैंक कौन से बकेट में है। तो इसके लिए बकेट बनाए गए, ये देखिए 5 बकेट बनाए आरबीआई ने, 1 2 3 4 5। एक बैंक जितनी ऊंची बकेट में है वो उतना ज्यादा जरूरी है। द हायर द बकेट यू ऑक्यूपाई द मोर इंपॉर्टेंट यू आर टू द इकोनॉमी। तो जो जितनी ऊंची बकेट में जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए CET1 का जो रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब देखिए क्या क्या करा है उन्होंने। अब यहां पे ये लिखा है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके लिए बकेट चेंज नहीं किया है। बाय द वे ये लेटेस्ट बकेट में दिखा रहा हूं आपको, पुरानी बकेट नहीं है, दिस इज द लेटेस्ट बकेट। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पहले भी बकेट 1 में था, अब भी बकेट 1 में है। और ये याद रखना बड़ा आसान है, आप बस उसको लोअर वाले को मल्टीप्लाई करते जाइए, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 1। सो द थिंग इज आईसीआईसीआई बैंक नीड्स टू हैव how much CET1 common equity tier 1 capital requirement more? 0.2. So a normal bank in India, a normal scheduled commercial bank in India needs to have 5.5% CET1 capital requirement. What about ICICI? It needs to have 5.7%. 0.2% CET1 capital requirement is more. Getting my point? Now, even more important than ICICI is HDFC because it is in the second bucket. The higher the bucket, the better you are, the more important you are. So HDFC बैंक पहले बकेट 1 में था, अब बकेट 2 में आ गया है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू में आप बैठे हो, कि HDFC बैंक को हमने शिफ्ट क्यों किया है। मैं सवाल को ध्यान से सुनिए। HDFC बैंक को मैंने ऊपर वाली बकेट में क्यों डाल दिया है? क्या हो गया ऐसा, क्यों मैंने बकेट चेंज कर दी? पिछले साल से इस साल के बीच ऐसा क्या हो गया कि HDFC बैंक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? वो इसलिए क्योंकि HDFC बैंक जो है वो HDFC जो पेरेंट कंपनी है उसमें समा के और बड़ा हो गया है। अभी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया है, उसके एसेट और बढ़ गए हैं, और एसेट बढ़ गए हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हमने क्या किया, उसको बकेट 1 से शिफ्ट करके बकेट 2 में डाल दिया। अब बकेट 2 में जब हमने डाला तो 0.4% उसकी CET1 रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी नॉर्मल बैंक के लिए 5.5, बट HDFC बैंक के लिए CET1 कैपिटल रिक्वायरमेंट है 5.9%, 0.4% और 40 बेसिस पॉइंट्स मोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम बकेट 3 टू बकेट 4। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लास्ट टाइम इट वॉज इन बकेट 3, we have shifted it to bucket 4. So SBI is now extremely important, okay, and 0.8% more CET1 capital requirement is there, okay. So that you have to remember now. ये बकेट याद रख लो, कौन सा बैंक कौन से बकेट में है वो याद रख लो, और किस बकेट में कितना आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिएगा CET1 का, बिकॉज यू आर इन अ सर्टेन बकेट। अब थोड़ा सा MCQs के लिए एक पुरानी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहली बार ये DSIB
कब डिक्लेयर किया था? देखो 2010 में तो पहली बार ये प्रपोज ही किया था, हर कंट्री को कहा था कि भाई आप शुरू करो, और बेजल कमेटी ने 2011 में पहली बार एक फ्रेमवर्क दिया था। आरबीआई ने फ्रेमवर्क कब दिया? 2014 में। ऑब्वियसली हम तो ऑब्वियसली पीछे चलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज पहले जो करते हैं, फिर धीरे धीरे हमने अपना ढांचा बनाया। तो आरबीआई ने 2014 में एक ढांचा दिया। किस चीज़ का ढांचा? फ्रेमवर्क, कि डीएसआईबी अगर हम डिक्लेयर करेंगे किसी बैंक को तो किस बिना पे करेंगे, 2014 में। और पहली बार लिस्ट कब आई? पहली बार जो लिस्ट आई, यानी पहली बार डीएसआईबी स्टेटस जो मिला, 2015 में मिला। तो 2015 में सबसे पहली बार आरबीआई ने डिक्लेयर करे डीएसआईबी। तब क्या यही तीनों थे? नहीं, तब दो थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। एचडीएफसी बैंक फिर बाद में ऐड हुआ था। एचडीएफसी बैंक जब ऐड हुआ था तो 31 मार्च 2017 के डेटा के बेसिस पे हुआ था, और तब से फिर ये तीनों ही चले आ रहे हैं, कोई और बैंक नहीं आया। लेकिन हो सकता है आने वाले ईयर में, हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, हो सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हो सकता है ये भी आ जाएं। अभी तक तो नहीं आए हैं। लेटेस्ट जो लिस्ट आई है 28 दिसंबर को सर्कुलर आया है, यही तीन है। लेकिन इनफैक्ट मेरे को उम्मीद थी कि इस बार शायद बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा या यूबीआई आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। ठीक है, वो आरबीआई जानता है। आरबीआई ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग जो बैठे हैं वो जानते हैं कि किसको क्या करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है सर्कुलर में कि जो सिस्टमिक इंपॉर्टेंस है एचडीएफसी बैंक की वो बढ़ गई है, क्योंकि इसका मर्जर हो गया एचडीएफसी लिमिटेड उसकी पेरेंट कंपनी के साथ। ये मर्जर फ्रूटिफाई हुआ था 1 जुलाई 2023 से। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं समअप करूं इस सर्कुलर को, तो आईसीआईसीआई को सेम बकेट में रखा है हमने। पहले भी बकेट 1 में था, अब भी बकेट 1 में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले बकेट 3 में था, अब बकेट 4 में डाल दिया है। और एचडीएफसी बैंक जो है, हम बकेट 1 में था, अब हमने इसको बकेट 2 में प्रमोट कर दिया है। ठीक है, बकेट 2 में हमने प्रमोट कर दिया है। अच्छा, ये जो नए रेगुलेशन ये कब से अप्लाई होंगे? ये अप्लाई होंगे 1 अप्रैल 2025, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 से ये लागू हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट, ये लागू हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2025 से। तो ये था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक इशू, करंट अफेयर, डीएसआईबी स्टेटस फॉर आरबीआई। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर कोई बैंक बकेट 3 में है, मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई बैंक बकेट 3 में है तो उसके लिए जो एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट है वो कितना है? उसको कितना एक्स्ट्रा या एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इस समय हमारी जो बकेट 2 है उसमें कौन सा बैंक है? बकेट 2 में कौन सा बैंक है, यह आपको मुझे बताना है। यह आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आरबीआई के किसी और इकोनॉमिक इश्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।